राइट। क्या बात समझ आई इधर? कुछ भी नहीं। कुछ तो समझ आया होगा। कुछ तो समथिंग। O'Reilly Company has been approached by a customer who would like a special job to be done for him and who is willing to pay 22,000 for it. The job would require the following materials: A, B, C, D. Total units required: 1,000, 200. Units already in inventory: 0, 600, 700, 200. Book value of units in inventory: 2, 3, 4. Realizable value: 2.5, 2.56. Replacement cost: 6,549. अब ऊपर हमने क्या पढ़ा था? ऊपर हमने एक रूल पढ़ा था ना, कि इनमें से जो भी हायर होगा वो हम लेंगे एज अ रेलेवेंट कॉस्ट, या तो रीसेल वैल्यू या फिर ऑल्टरनेटिव यूज। तो रीसेल वैल्यू का क्या मतलब है? रियलाइजेबल वैल्यू। क्या आप उसको सेल ऑफ कर सकते हैं? अगर मार्केट में एज इट इज जाके लें तो उसका रियलाइजेबल वैल्यू और रीसेल वैल्यू क्या बन रही है? 2.5, 2.5 और 6। और रिप्लेसमेंट अगर किसी और के बदले में या कुछ उसको रिप्लेस करवाना है तो फिर 5, फिर 6,549। कौन सा ज्यादा है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा है ना, हर मटेरियल की। हर मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा है, रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है। तो replacement cost will be our relevant cost. Material B is used regularly by O'Reilly Company, and if units of B are required for this job, they would need to be replaced to meet other production demand. Material C and D are in inventory as the result of previous overbuying, and they have a restricted use. No other use could be found for material C, but the units of material D could be used in another job as a substitute for 300 units of material E, which currently cost $5 per unit, for which the company has no units in the inventory at the moment. अब हमें एक एक करके एक एक रॉ मटेरियल पे कमेंट्री करनी है कि आया इसका रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। अब मटेरियल ए के बारे में क्या बात हो रही है? मटेरियल ए के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं गिवन, लेकिन जब आप यहां देखते हो तो मटेरियल ए इन्वेंट्री में एक भी यूनिट नहीं है, और इसकी बुक वैल्यू भी कुछ नहीं दी हुई, और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं दी हुई। अलबत्ता इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिर्फ दी हुई है। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट मटेरियल ए इज नॉट येट ओन्ड, अभी तक उसको परचेज नहीं किया गया है। इट वुड हैव टू बी बॉट इन फुल एट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ $6 पर यूनिट। यानी अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि मटेरियल ए चाहिए तो फिर हमें उसके लिए $6 देना होगा। दैट्स द रेलिवेंट कॉस्ट। ठीक है। अब आइए मटेरियल बी। मटेरियल बी के बारे में जिक्र है दैट इट्स रेगुलरली यूज्ड, कंपनी में रेगुलरली यूज हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है जॉब पे। और अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो दूसरे प्रोडक्शन डिमांड को मीट करने के लिए तो फिर करेंगे तो वो अलग चीज है, लेकिन इसका भरपूर इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है। तो मटेरियल बी इज यूज रेगुलरली बाय द कंपनी, मतलब वो ऑलरेडी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे चल रही। देयर आर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री 600 यूनिट्स, ऑलरेडी माल भी रखा। But if these are used on the contract under review, a further 600 units would be bought to replace them. 600 यूनिट्स पड़े हैं, 600 यूनिट्स और मंगवाने पड़े। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 1200 चाहिए। रेलिवेंट कॉस्ट आर देयरफॉर 1000 यूनिट्स एट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ $5 पर यूनिट। रेलिवेंट कॉस्ट क्या लेंगे हम इसकी? 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है आप देखिए, टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड बी के लिए 1000, ऑलरेडी इन द इन्वेंट्री 600। बुक वैल्यू ये है, रिलायजेबल वैल्यू ये है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये है, लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट कौन सी होगी? जो हायर होगी। तो हम 5 को लेंगे और 1000 यूनिट्स हमें चाहिए, तो लिहाजा फिर हम इसको मंगवाएंगे। बट 1000 में से भी 600 तो हमारे पास रखे हुए हैं ना। सो देयरफॉर रेलेवेंट कॉस्ट आर 1000 यूनिट्स एट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ $5। अब आइए नेक्स्ट। ये जो कस्टमर है, ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हो रहा है? कस्टमर जो है उसको स्पेशल जॉब करवानी है, हु इज विलिंग टू पे 22,000 फॉर इट। 22,000 वो देने को तैयार है इस जॉब के लिए।
और कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात लिखी हुई है? नहीं, और कोई बात नहीं लिखी हुई। फिर उसके बाद मटेरियल सी पे आ जाइए। मटेरियल सी का कोई इस्तेमाल नहीं है। 1000 units of material C are needed and 700 are already in inventory. If used for the contract, a further 300 must be bought at $4 each. The existing inventories of $700 will not be replaced if they are used for the contract. They could not be sold at 2.5 each. The realizable value of these 700 units is an opportunity cost of sales revenue for Bob. अब इसमें यही कह रहे हैं कि जो इन्वेंट्री रखी हुई है 700 की, इसका और कोई काम ही नहीं है, तो हम उसको इसी कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ 300 और यूनिट्स को हम मंगवा लेंगे। कौन सी प्राइस पे? हायर प्राइस पे। हायर प्राइस क्या है? रिप्लेसमेंट प्राइस, सी का। ठीक है। अब आइए डी। डी के लिए क्या कह रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ मटेरियल डी कुड बी यूज्ड इन अनदर जॉब एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर 300 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ई। यानी ई के बदले में डी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है? ऑलरेडी इन्वेंट्री में है, ये रिप्लेस भी नहीं करेंगे। देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग डी इन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देर आर ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज either to sell existing inventories for $6 per unit or avoid other purchases which would cost 300 multiplied by 5, 1500. So since substitution for E is more beneficial, 1500 is the opportunity cost. यहाँ पे कुछ क्लियर हो रही है कहानी या नहीं? बिल्कुल ही सर के ऊपर से गुजर रहा है सब कुछ। देखो, इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। इसमें हमें ये क्लासिफाई करना आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आया इसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या है और इसके लिए क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूजुअली हम रेलेवेंट कॉस्ट में डालते हैं। ठीक है। और इसमें इन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताई हुई है कि डी के बदले में आप ई यूज कर सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शंस है। तो लिहाजा फिर डी के लिए आप इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जरूर इनकॉर्पोरेट करोगे। डी के लिए कितने यूनिट्स चाहिए? 200। और 200 यूनिट्स बनाने के लिए हमें ₹9 का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, तो हायर वैल्यू लेंगे। यस और नो? लेकिन इसमें हम इसकी रिप्लेसमेंट भी यानी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऐड करेंगे विच इज 300 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आइए समरी। मटेरियल ए 1000 चाहिए $6 के हिसाब से, मटेरियल बी 1000 चाहिए $5 के हिसाब से, मटेरियल सी 300 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 700 मल्टीप्लाई बाय 2.52950। क्यों? क्योंकि ये पहले से इन्वेंट्री में रखा हुआ था तो उसको बुक वैल्यू पे लिए। और फिर मटेरियल डी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लेंगे 1500, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हायर है। क्लियर? टोटल निकालेंगे 15,450। अब जैसे जैसे आप और सम्स करोगे आपको और थोड़ी थोड़ी इसकी समझ आती जाएगी। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब ये लेबर के एतबार से है। ऊपर मटेरियल के एतबार से था, अब लेबर के एतबार से। जरा ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए।
जी, कुछ हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा? रेलेवेंट कॉस्ट ए हम्म। 90 90 निकालिए। और बी की? बी की 120 और सी की? और सी की 90 की ले लीजिए। ए की 90 है, वेरी गुड। बी की 60 बी की 60 है, वेरी गुड। एंड सी की 154 है, 90 प्लस 66। और बी की 60 कैसे होगी? डायरेक्ट लेबर 10 hours at the rate $6, spare capacity 5 hours multiply by 0। अच्छा, इसमें क्या चीज नहीं समझ आई, बताएं मुझे तो। मैंने 15 प्लस 5 कर दी 20। ये 15 आवर्स वैसे भी रिक्वायर्ड है और 5 और है स्पेयर कैपेसिटी अच्छा, 20। what is the relevant cost of labor if LW company expects to have 5 hours spare capacity? स्पेयर कैपेसिटी का मतलब है कि आप कोई डिसीजन लो या ना लो, 5 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा है। चाहो तो उसमें काम कर लो, नहीं चाहो तो नहीं करो। वो 5 घंटे तो आपके जाया ही खाते में जाने थे, इसीलिए उसको जीरो पे लेकर गए, क्योंकि वो जाया ही होने थे। अच्छा, LW कंपनी इज currently deciding whether to undertake a new contract which 15 घंटे of labor will be required for the contract. LW company currently produces product L. The standard cost details are as follows: direct material 10 kgs at the rate $2, direct labor 5 hours at the rate $6। तो 15 घंटे चाहिए 5 hours के हिसाब से, तो कितना बनेगा 15 hours के? 90 15 आवर्स की हम्म। 3 6 90। 90, ठीक है। और उसके बाद फिर कह रहे हैं पार्ट बी में कि भाई अगर हमारे पास 5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। तो हमें पता चला कि भाई तो भी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, जब सिर्फ 15 घंटे चाहिए, 15 घंटे हो गए हैं और 5 घंटे एक्स्ट्रा हैं, तो वो 5 घंटे तो जाया ही है ना, उसमें कोई कमा थोड़ी रहा है कुछ भी। एट द रेट $0, जीरो स्पेयर कैपेसिटी है। ओके, अब आइए नेक्स्ट, सी। सी सी क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर इफ लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई। अब लेबर कम है, शॉर्ट सप्लाई है, तो अब क्या होगा, अब क्या कॉस्ट बनेगी। जब लेबर की सप्लाई शॉर्ट है तो अब क्या कॉस्ट बनेगी, तो पता चला दैट कंट्रीब्यूशन अर्नड पर यूनिट हमें निकालना होगा, विच इज $22। And if it requires 5 hours of labor to make 1 unit of product L, the contribution earned per labor hour is 22 divided by 5. Contribution per unit per labor hour, समझ रहे हो? पर यूनिट पर लेबर आवर निकालना है, तो फिर हम 22 को डिवाइड करेंगे 5 से, जिससे $4.4 आएंगे। अब आइए रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर ऑन न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो 15 hours अगेन मल्टीप्लाई बाय $6 आ रहा है, जिससे हम 90 पे लेकर आ रहे हैं। और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट बाय नॉट मेकिंग प्रोडक्ट एल, 15 घंटे अगर हम ये प्रोडक्ट नहीं बनाए तो 4.4 कंट्रीब्यूशन लूज करेंगे। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट हमारी क्या पड़ रही है, 154। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, लेकिन इट्स ओके, आप जस्ट लेट इट गो, आप इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। कॉस्ट पर माइनस चाहिए प्लस करेंगे कंट्रीब्यूशन लॉस पर नॉट मेकिंग प्रोडक्ट हमारा लॉस है। क्वेश्चन सही है आपका, ये तो लॉस है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, रिक्वायरमेंट को पढ़िए, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगी तो क्लियर होगी चीज। रिक्वायरमेंट कह रही है व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर इफ लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई। इफ लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई यानी लेबर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। हालांकि इन्होंने कुछ खास मेंशन नहीं किया स्पेसिफिकली कि कितने घंटे की शॉर्टेज है, कुछ मेंशन है कि 4 घंटे की शॉर्टेज है, 5 घंटे की शॉर्टेज है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि पूरे के पूरे 15 घंटे की अगर शॉर्टेज हो जाए तो यानी कि हम ये प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे। तो जब हम ये प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे तो इससे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन वो भी नहीं कमा सकेंगे। तो ये हमारा जो नुकसान है वो कितने का है, 66। तो इसकी कॉस्ट को, ये रेलेवेंट कॉस्ट है, इसको हम शामिल कर कि हमें फिर अगर हमें ये 15 घंटे मिल जाते हैं बनाने के लिए, जिसमें $90 की कॉस्ट लग रही है,
तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कंट्रीब्यूशन के हमें ये शॉर्टेज हो जाएगा और नहीं मिलेगा, तो हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, 154। यानी हमारा जो नुकसान होगा वो सिर्फ 90 का नहीं होगा, बल्कि 90 प्लस 66 154 का होगा। कि अगर हम बनाते तो ये कमाते, नहीं अगर हम बनाते तो ये लेबर को पैसे देते, और अगर हम बनाते तो ये कमाते। तो 90 तो हम लेबर को देते, 66 हम कमाते। तो टोटल जो हमें खर्चा या नुकसान हुआ 154 का हुआ। गेटिंग द पॉइंट। खैर ये ग्रेजुअली ही एब्जॉर्ब होगा, तो इसलिए परेशान नहीं हो अगर अभी भी बात बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। ये जैसे जैसे आप टॉपिक आगे करोगे, एग्जाम्पल सम्स करोगे, थोड़ा बहुत क्लियर होता चला जाएगा। अब आइए, लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर किसे कहते हैं? हमें ये बात मालूम है, मैं इसको बहुत जल्दी ब्रश अप करूंगी। कि एफ MA1 में भी हमें पता है कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं, यस और नो। और वो रिसोर्सेज क्या क्या हैं? टाइम, स्पेस, फिगर, TSF। क्या है वो रिसोर्सेज? टाइम, स्पेस एंड फिगर, ये रिसोर्सेज है, और इन रिसोर्सेज को हमें क्या करना है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए, लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि इन्हीं कोई रिसोर्स में से कोई एक रिसोर्स, कोई दो रिसोर्स आपके पास लिमिटेड अमाउंट में है। लिमिटेड अमाउंट का मतलब है कि अब एक दिन में 24 घंटे ही है ना, और उसमें से जो ऑफिस आवर्स है वो 10 to 5 ही है ना, उससे ज्यादा तो नहीं है। काम बहुत ज्यादा हो गया, मगर आवर्स लिमिटेड है। कोई लेबर इसके बाद काम करना नहीं चाहती, आप भी थकने लगते हो, आपका भी तो एक एनर्जी का एक लिमिटेशन है ना। यू नीड टाइम टू ईट, यू नीड टाइम टू फ्रेशन अप, यू नीड टाइम टू रेस्ट। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सब चीज कंटिन्यूअसली वन गो में हो जाए। तो हर रिसोर्स का कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर है। और ये जो लिमिटिंग फैक्टर है ना, ये आपकी ग्रोथ को एक पॉइंट पर आकर रोकता है। यस और नो? एक पॉइंट पर आकर ये ग्रोथ को रोकता है। इसी तरह इदारे के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये क्लासरूम है, और ये क्लासरूम के बजाय जब एग्जामिनेशन होते हैं तो यहाँ पे एग्जाम हो रहा होता है, तो यहाँ मेरे पास कितने कंप्यूटर्स हैं? 15। यहाँ पे मैं मैक्सिमम 15 कैंडिडेट्स को बिठा सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। डिमांड आ रही है 20 की। 20 का मतलब है 20 का रेवेन्यू, 20 का मतलब है ग्रोथ। लेकिन मेरे ये क्लासरूम मुझे 15 तक लिमिट कर देती है। ये मेरी लिमिटेशन है, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, ग्रो नहीं करने दे रही। लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक, बात समझ आ गई? अब आइए इसको हम जरा सम पे आके देखते हैं कि किस तरह इसको डील करेंगे। पढ़िए नबीहा, लिमिटिंग फैक्टर इज अ। A limiting factor is a factor which limits the organization's activity in a limiting factor situation. Contribution will be maximized by earning the biggest possible contribution per unit of limiting factor. आपने ना फुल स्टॉप पे पॉज किया ना कॉमा पे। दोबारा पढ़िए। A limiting factor is a factor which limits the organization's activity. In a limiting factor situation, contribution will be maximized by earning the biggest possible contribution per unit of limiting factor. राइट। तो अब इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर तो है, आप लिमिटिंग फैक्टर को तो रिमूव नहीं कर सकते। क्या मैं यहाँ पे इस क्लासरूम में 20 लगा सकती हूँ कंप्यूटर्स? नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो ACC के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगा। यहाँ भी 5 पीसीस 3 पीसीस लग जाए, मगर वो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। चीटिंग हो सकती है, थकन दुखी हो सकती है, तो वो ये नहीं करेंगे, वो बोलेंगे दिस इज इनफ। बल्कि इसमें भी वो कम करवाते हैं, बोलते हैं बीच में स्पेस हो ताकि बच्चा जो है चीटिंग नहीं करे। इसीलिए इसको भी इतना बड़ा करवाया है कि किसी को कुछ नजर ना आए। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर में फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि हम इसको खत्म तो नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आके तो लिमिटेशन आएगी। जितना भी बड़ा इदारा हो, डिमांड उससे बड़ी आ जाएगी और फिर आप लिमिट हो जाओगे। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लिमिटिंग फैक्टर, पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को क्या करना? मैक्सिमाइज। इसको आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे लेकर जा सकते हो, लेकर जाओगे। यानी मेरी ये कोशिश होगी कि इस क्लासरूम में जब भी एग्जाम हो 15 कैंडिडेट्स भरे हुए, 15 से एक स्टूडेंट भी कम ना।
मैक्सिमम पे मैं चलूं। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं सम में कैसे होगा ट्रीट। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। दूसरा स्टेप है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट फॉर ईच प्रोडक्ट। तीसरा स्टेप है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर ईच प्रोडक्ट। चौथा है रैंक करना प्रोडक्ट्स को हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वाइज। एंड पांचवा है मेक प्रोडक्ट्स इन रैंकिंग ऑर्डर अंटिल स्केर्स रिसोर्सेज इज यूज्ड अप। ठीक है, इसको लिख लीजिए। जल्दी से अपने पास ये पांचों स्टेप्स को ब्रीफली नोट डाउन करें। डन। अब आइए इसके क्वेश्चन पे। LF company makes a single product for which the cost details are as follows: direct material $3 per kg, direct labor $8 per hour, production overheads, and total production cost. Demand for the next period will be 20,000 units. No inventories are held, and only 75,000 kg of material and 1,90,000 hours of labor will be available. Available कितना है? Availability बता दी गई है। Material 75,000 kgs and labor 1,90,000 hours। ये अवेलेबल है। अब आप रिक्वायरमेंट निकाल लीजिए कि रिक्वायरमेंट कितनी है। कितने यूनिट्स बनाने हैं? 20,000 यूनिट्स बनाने हैं। 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना मटेरियल और कितना लेबर दरकार है? टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है, क्योंकि पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मटेरियल लिमिटिंग है या फिर लेबर लिमिटिंग। फाइंड आउट कर लिया? फाइंड आउट करेंगे 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने केजी मटेरियल दरकार है और आपके पास कितना अवेलेबल है, और लेबर का कितने आवर्स दरकार है और कितना अवेलेबल है। फिर जल्दी से बताइए कि कितना जो है आपका कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है? मटेरियल, लेबर, मटेरियल एंड लेबर, या कोई भी नहीं? कोई भी नहीं है। मटीरियल है। कैसे कह सकते हैं कोई भी नहीं है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय आप
$12 डिवाइड बाई $3 क्यों हो रहा है कि एक यूनिट में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो $4 का रिक्वायर्ड है, 4 × 80,000 kg, और आपके पास है कितना, 75 अवेलेबल है। 80, रिक्वायरमेंट 80 की है, अवेलेबल 75 है, तो 5,000 कम है कि नहीं है, कम है। लेबर लेबर का पूरा पूरा रिक्वायरमेंट 180 की है, अवेलेबल 190 है, कोई मसला ही नहीं। नेक्स्ट, determine the optimal production solution assuming that monthly fixed costs are $20,000 and that opening inventories of finished goods and work in progress are nil. Also calculate the profit from this solution. Basically इसमें सबसे पहले तो आपने वही करना है कि लिमिटिंग फैक्टर की जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करना है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर, आइडेंटिफाई कीजिए। खुद से ट्राई कीजिए, स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए और मुझे फिर अल्टीमेटली इसकी रिक्वायरमेंट बताइए। फिर क्या दिया होगा? अच्छा, ये वाली क्वेश्चन के बारे में समझिए क्या बात है। नहीं मुझे तो यार एक मिनट आती मटेरियल कहाँ दिया हुआ है? लेवल है 3,000 इसके हैं, यूनिट्स जो है 3,000 है, ए आई के 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 ना 1,500। 3 पर 8 और इसका एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे लगता है। जो डायरेक्ट लेबर है, 3 और 6 का क्या वैल्यू है? 0.5। बी में है 5,000 3 5,000। लेबर का लिमिटिंग फैक्टर क्या आ रहा है बोला? समझ आ रहा है? मटेरियल का क्या, मटेरियल 3,000 मल्टीप्लाई बाय एआई क्या बना इसका लेबर का? यार लेबर का एक का 1,500 है, एक का 5,000 है। 3,050 divided by material direct और मटेरियल की लिमिटिंग क्या दिया हुआ है? हाँ, ये क्या दिया हुआ है? दिया हुआ 1 डी
और ये पर वो क्या दिया हुआ लिमिट क्या दी गई पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं किया क्या बताना है बहुत है मुझे नहीं समझ रिजल्ट नहीं सुनेंगे Six, 1, 7, 8 14 कंट्रीब्यूशन 4 आंसर ए वाला किसका ए वाई का बना रहे ए वाई का 6 आ रहा है हाँ कैसे क्या हो गया डायरेक्ट सेलिंग प्राइस रखो भी 14 डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड सब माइनस करूंगी फिर कंट्रीब्यूशन आएगा इसके बाद क्या स्टेप है तो क्या है 6 और 4 और 8 1 6 और 8 को वो करना पड़ेगा क्या मतलब कुछ हुआ इसका कुछ हुआ नहीं हुआ। कंट्रीब्यूशन निकला भी जस्ट फॉलो द स्टेप्स। आपको स्टेप्स गिवन है ना, उसके कितने स्टेप्स हो गए आपसे? पहला हो गया और बस। ओके, लेट्स सी फर्स्ट स्टेप क्या निकल रहा है लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूशन निकाला तो फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, फर्स्ट है तो लेबर है, लिमिटिंग फैक्टर है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया, लेबर आवर्स पर यूनिट, ये प्रोडक्ट में इतने लेबर रिक्वायर्ड है, सेल डिमांड कितनी है, इतनी है, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं, 6000 5000, यानी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है 11000 की, लेकिन लेबर आवर्स जो अवेलेबल है वो कितने हैं 8000, देयरफॉर 3000 का शॉर्टफॉल है एंड देयरफॉर योर लेबर इज द लिमिटिंग फैक्टर ऑन प्रोडक्शन। ये है पहला स्टेप। क्लियर। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न्ड बाय ईच प्रोडक्ट। अब आप बताइए, आपने ये स्टेप कर लिया। 6 6 यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 4, वेरी गुड। यहां तक क्लियर है मामा? बेस्ट। अब आइए थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकाल लिया इस प्रोडक्ट का, यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, यानी क्या करेंगे, इसी 6 को किससे डिवाइड करेंगे 2 आवर्स से, क्योंकि एक यूनिट में कितना लग रहा है 2 आवर में, यानी ए को बनाने के लिए 2 आवर्स लग रहे हैं, और इसको किससे डिवाइड करेंगे 1 से। तो फिर इसका क्या निकल करके आ गया $3, और इसका क्या निकल करके आ गया $4। $6 डिवाइड बाई 2 आवर्स, $4 डिवाइड बाई 1 आवर। तो ये आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आवर डॉलर्स में निकल के आ गया। थर्ड स्टेप क्लियर। अब आइए स्टेप 4। Although A's have a higher unit per contribution than B's, two B's can be made in time it takes to make one A. Because labor is in short supply, it is more profitable to make B's than A's. अब ये बता रहे हैं कि कौन सा रैंकिंग किस कैसे दे, किस प्रोडक्ट को पहले बनाएं किसको बाद में बनाएं। तो कह रहे हैं कि B's पहले बनाओ बाद में A's बनाओ। क्यों? क्योंकि B में कम टाइम लग रहा है, A में ज्यादा टाइम लग रहा है, हालांकि कंट्रीब्यूशन जो है वो एक ही ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 5, डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन। अब हमें एक ऐसा रेशियो प्रोपोर्शन बनाना है कि कितने प्रोडक्ट्स वो ए के बनाए कितने बी के बनाए जिसमें इदारे को मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मिले।
तो वो कैसे तय करना है? प्रोडक्ट बी पहले बनाएगा, डिमांड कितनी है 5000 यूनिट्स की, आवर्स कितने दरकार है 5000, आवर्स अवेलेबल कितने हैं 5000, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? बी को। फिर उसके बाद जो बच गए आवर्स, कितने आवर्स हमारे पास टोटल में है 8000, तो अब 8 - 5 कितने बच गए? 3000। तो 3000 एज ही हम बना सकते हैं क्योंकि 3000 ही बैलेंस आवर्स हैं, और आवर्स रिक्वायर्ड 3000 की डिमांड को फुलफिल करने के लिए 6000। लेकिन हम 6000 पूरे यूनिट्स पूरे घंटे नहीं दे सकते, हम सिर्फ 3000 घंटे दे सकते हैं, तो 3000 घंटों में मेरे ख्याल से 1500 एज बनेंगे। तो ये यहाँ पे वही लिख दिया 5000, ये 1500, 3000। ये डॉलर, इसमें हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना कमा रहे हैं? $4, इसमें हम $6 कमा रहे हैं। ये आपका, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका 29,000 है, लेस फिक्स कॉस्ट 20,000 है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप कमा सकते हो वो 9,000। पॉइंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बस आज हम यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट फिर मेक और बाय इन प्रॉब्लम है। मैं चाह रही हूँ आप लोग इसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब करें, डाइजेस्ट करें, फिर हम मेक और बाय में जाए। देखो, खत्म कराने के लिए तो मैं यूं 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 एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म करा दूं, बट मैं आप लोग की शक्लें देख के रुक जाती हूँ, बोलती हूँ चलो कोई बात नहीं, बच्चियां मेहनत कर रही हैं, थोड़ा हौले हौले चलते हैं, कोई मसले वाली बात। ठीक है, चलें जी। तो यहाँ तक अब आप रिवाइज करके आएंगी, फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह हम मेक और बाय डिसीजंस करते हैं। कोई सवाल यहाँ तक? अब आइए, अब आपकी जो क्वेरीज अगर हैं कोई, तो अगर डिस्कस करना चाहें तो कर लें, या इसको हम यूं कर लेते हैं, इन क्वेरीज को आप होल्ड करें क्योंकि ये सेक्शन पूरा हुआ नहीं है। सीवीपी है, फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन है, फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, ये तीनों चैप्टर्स हो जाए, फिर इन तीनों चैप्टर्स की जमा कर लें क्वेरीज, और फिर ये पूरे सेक्शन की क्वेरीज एक दिन पूरे बैठ के, सिर्फ एक क्लास पूरी क्वेरी क्लास हो जाएगी इन तीनों सेक्शन पे, इस सेक्शन के लिए, सिर्फ इन 3 चैप्टर्स में। ठीक है, चलो जी, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें अपना।